नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के संदर्भ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धारा 29 और धारा 29A के संबंध में कुछ विचार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं धारा 29 पर। धारा 29 एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि यह प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन के संदर्भ में प्रावधान करती है। अगर आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके आप सबसे पहले वीडियो को यहीं पर रोककर अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें से धारा 29 निकाल लीजिए। अब हम बेयर एक्ट से पहले धारा 29 पढ़ते हैं। धारा 29 यह कह रही है कि यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाए तो सहायक चकबंदी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया हो ऐसी फसलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा। मतलब, मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपके पास एक खेत है और उस खेत पर फसल भी खड़ी हुई है। अब चकबंदी प्रक्रियाओं के दौरान आपके उस खेत के बदले आपको कहीं दूसरी जगह एक चक अलॉट कर दी गई और आपके उस पुराने खेत को किसी दूसरे को अलॉट कर दिया गया, तो आपके खेत के बदले एक खेत तो मिल गया, आपको खेत के बदले एक खेत मिल गया, लेकिन जो आपका खेत था उस पर जो खड़ी फसल थी उस पर कब्जा करने वाला बदले में आपको आपकी खड़ी फसल के लिए कुछ कंपनसेशन देगा, जिसको सहायक चकबंदी अधिकारी धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत नियत रीति से अवधारित करेगा। मतलब दोस्तों, यदि धारा 28 के अंतर्गत खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाए तो सहायक चकबंदी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया, यानी कि वह दूसरा व्यक्ति जिसको कब्जा दिलाया गया आपकी भूमि पर, ऐसी फसलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा। मतलब, सहायक चकबंदी अधिकारी प्रतिकर को निर्धारित करेंगे और जो दूसरे व्यक्ति जिसको भूमि पर कब्जा दिलाया गया है वो आपको कंपनसेशन देगा। अब धारा 29 की उपधारा 1 का पर आते हैं। यह उपधारा कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर उपधारा 1 के आदेश से पीड़ित है तो वह चकबंदी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा। क्योंकि उपधारा 1 में सहायक चकबंदी अधिकारी ने कंपनसेशन अवधारित किया था, तो इसकी अपील चकबंदी अधिकारी के समक्ष होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं धारा 29 का पर। इसमें प्रतिकर की वसूली से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसकी उपधारा 1 ये कह रही है कि जब कोई खातेदार जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली हो ना हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर ना दे, तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ साथ कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को दे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल कर ली जाए। ये वाली उपधारा समझ में आई आपको? देखिए, ये उपधारा प्रतिकर की वसूली से रिलेटेड है। इस उपधारा में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी भूमि पर फसल खड़ी हुई थी, तो आपको उस भूमि के बदले दूसरी भूमि अलॉट हो गई, लेकिन जो खड़ी फसल थी उसके लिए कंपनसेशन मिलना था, वो कंपनसेशन अवधारित भी हो गया धारा 28 में। लेकिन
जिस दूसरे किसान को वो कंपनसेशन आपको देना है वो देने को तैयार नहीं हो रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें प्रतिकर की वसूली का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई किसान जिससे प्रतिकर की वसूली हो ना हो प्रतिकर ना दे, तो उसको पाने का अधिकारी व्यक्ति उस प्रतिकर को वसूल करने के लिए उसे उपलब्ध समस्त साधनों के साथ साथ एक उसे यह भी साधन उपलब्ध होगा कि वह कलेक्टर को एक एप्लीकेशन दे दे कि उसका जो प्रतिकर है वो सरकार को दे, मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल कर लिया जाए। अब आप ये देखिए इस पे कितनी बड़ी बात है। सरकार अपना जो पैसा होता है उसको मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल कराती है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी खातेदार का कोई प्रतिकर बकाया है तो उसको भी ये राइट धारा दे रही है कि उसका बकाया दे, मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल करा जाए। और उसे वसूल कराएंगे कलेक्टर। तो जब कलेक्टर वसूल कराएंगे तो सारे जो साधन ले सकते हैं उपयोग में वो सब लेंगे। अब आते हैं धारा 29A की उपधारा 2 पर। दोस्तों यह उपधारा प्री और मेंस दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। यह उपधारा कह रही है कि यदि इस चकबंदी अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा 24 या धारा 28 के अधीन कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा ना किया गया हो तो ऐसी धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। मतलब आपको इसमें एक तो चीज़ ये जरूर याद रखनी है कि 6% ब्याज किस रेट से लिया जाएगा, 6% के रेट से। एक बार पुनः हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो। यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा 24 अथवा धारा 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा ना किया गया हो तो ऐसी धनराशि पर जो इस प्रकार अदा की गई हो 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। देखिए बहुत सरल धारा है, लेकिन सरल होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको दोबारा आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए इसमें आपको जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो ये है कि सबसे पहले देय प्रतिकर है। अब देय प्रतिकर उस व्यक्ति ने अदा नहीं किया, तो अदा नहीं किया तो आपका तो नुकसान बैठा। तो आप क्या करेंगे कि कब्जा जिस तारीख को आपने पाया था उसके 3 महीने के भीतर अगर आपको पूर्णतः या अंशतः अदा ना किया गया हो, मतलब उसने या तो बिल्कुल ही आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया या उसने थोड़ा दे दिया था बाकी उन्हें रोक लिया था, तो जो भी उसने रोक रखा है, जो भी देय है प्रतिकर, तो उस पर से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। तो इसमें आपको एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 3 महीने के भीतर, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है 6% प्रतिवर्ष। तो दोस्तों ये धारा 29 और 29 का ये प्रतिकर से रिलेटेड है। आपने एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा समरी समझा दूं। धारा 29 में प्रतिकर के बारे में बताया गया है कि प्रतिकर का अवधारण कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, और धारा 29 का में उसी प्रतिकर की वसूली के संबंध में बताया गया है। तो धारा 29 में ये बताया गया उपधारा 1 में कि जो खड़ी फसलें हैं उन पर भी जो कब्जा दिलाया तो ऐसी फसलों के संबंध में प्रतिकर की धनराशि सहायक चकबंदी अधिकारी निर्धारित करेगा, और अगर कोई व्यक्ति सहायक चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध है तो वो अपील कर सकता है चकबंदी अधिकारी के समक्ष। तो ये हो गई हमारी धारा 29। और धारा 29 का में प्रतिकर की वसूली बताई गई कि अगर कोई खातेदार प्रतिकर ना दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति जो अन्य साधन हैं उनके साथ साथ एक काम ये भी कर सकता है कि कलेक्टर को एक एप्लीकेशन दे दे कि उसका जो ड्यू अमाउंट है वो मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल कर लिया जाए। और ठीक है वसूल कर लिया जाए साहब, लेकिन जो इतने टाइम में उसने पैसा नहीं दिया, रोके रखा, मान लीजिए उसने साल भर लगा दिया, तो आपका तो नुकसान हुआ ना। अगर आप उसको एफडी बना के बैंक में रख लेते तो आपको उस पर कुछ ब्याज वगैरह भी मिलता, या आप कहीं इन्वेस्ट करते तो और आपकी आमदनी होती। अब उसने रोक रखा, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर जितना भी बकाया होगा
उस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से, यानी कि 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि धारा 29 और 29 का आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।